आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? जब भी चार्ज का फ्लो होता है, किसी भी चार्ज का, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, जब भी इसका फ्लो होता है, मतलब जब ये चार्ज मूव करता है, तो हम कहते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रिक करंट है। सो करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। अगर ये जो चार्ज है ये अगर पॉजिटिव है, तो जिस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, जैसे यहाँ पे लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो जो करंट का डायरेक्शन है वो भी सेम होगा, मतलब लेफ्ट टू राइट होगा। और निगेटिव चार्ज का जो फ्लो होता है उसका अपोजिट होता है करंट। अगर निगेटिव चार्ज मान लीजिए लेफ्ट से राइट फ्लो हो रहा है, तो करंट जो है वो राइट से लेफ्ट फ्लो होगा, अपोजिट हो जाएगा। याद रखना है कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वह along the पॉजिटिव चार्ज होता है और अपोजिट टू निगेटिव चार्ज होता है। ये याद रखना है। अगर किसी भी एक एरिया में टोटल चार्ज तो डेल्टा क्यू फ्लो हुआ इन टाइम ड्यूरेशन डेल्टा टी, तो हम कह सकते हैं कि जो एवरेज करंट है दैट इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। एवरेज करंट इज ऑलवेज टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम। जीरो से डेल्टा टी समय में चार्जेस फ्लो हुए, मान लीजिए वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये चार्जेस है। डेल्टा टी समय में मान लीजिए टोटल जो चार्ज फ्लो हुआ वो हुआ डेल्टा क्यू। तो एवरेज करंट विल बी टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम। लेकिन अगर किसी इंस्टेंट टी पे पूछा जाए कि करंट कितना है, तो करंट जो है वो हर इंस्टेंट पे अलग अलग होगा, हर टाइम पे। टोटल टाइम डेल्टा टी में भी अलग अलग समय में करंट जो होगा वो अलग अलग होगा। तो अगर मान लीजिए किसी टाइम टी पे पूछते हैं कि कितना हुआ करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, तो टोटल टाइम जो है इस टाइम इंस्टेंट पे वो कितना हो जाएगा, लगभग जीरो। टाइम ड्यूरेशन अगर इसी टाइम टी पे पूछा जाए तो टोटल टाइम कितना है यहाँ पे, ऑलमोस्ट जीरो। हम लिखेंगे करंट एट टाइम टी इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, एंड दिस इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। अगर मान लीजिए एक एरिया आपको दिया हुआ है डेल्टा एस, टोटल जो करंट फ्लो हो रहा है डेल्टा आई इस एरिया में, in this case current density will be total current by total area। और वहीं पे अगर पूछा जाए कि टोटल एरिया में नहीं, किसी एक खास पॉइंट पे बताओ कि क्या है करंट डेंसिटी, तो खास पॉइंट जो पी है उसका एरिया क्या है, पॉइंट है, बहुत छोटा, यानी कि एरिया इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। सो वी कैन राइट हियर करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू जीरो, ऑलमोस्ट जीरो, delta I by delta S, and this equals to
di/ds। तो डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी जो है वो होता है सेम जो कि करंट का डायरेक्शन होता है। करंट अगर मान लीजिए लेफ्ट से राइट फ्लो हो रहा है करंट, तो करंट डेंसिटी भी लेफ्ट से राइट फ्लो होगा। और हमको पता है कि करंट का डायरेक्शन जो होता है वो होता है along the positive charges and opposite to the negative charges। पॉजिटिव चार्ज के along होता है, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट होता है। तो सेम करंट डेंसिटी के साथ भी लागू होता है। सो अगर किसी भी एरिया में अगर मान लीजिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है करंट आई, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है करंट आई, एरिया एस है, तो करंट डेंसिटी कितना हो जाएगा? टोटल करंट बाय टोटल एरिया। और ये इस केस में जो करंट है वो परपेंडिकुलर टू दिस एरिया है। लेकिन अगर करंट यूं दिया हुआ है लेफ्ट से राइट और पूछा जाए कि इस एरिया के थ्रू कितना होगा, यहाँ पे एरिया आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर था करंट के डायरेक्शन का, लेकिन यहाँ पे वो परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ एंगल बना रहा है थीटा। ये जो परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे इस एरिया पे, उससे वो कुछ एंगल बना रहा है थीटा। तो इस केस में करंट डेंसिटी जो है वो हो जाता है टोटल करंट, मान लीजिए टोटल करंट डेल्टा आई है, एरिया डेल्टा एस है, तो इंटू कॉस थीटा। और इसको लिख सकते हैं डेल्टा आई इक्वल्स टू जे इंटू डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा। और वेक्टर को फॉर्म में लिखना है, जैसे ये अगर मान लीजिए एक वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, जिसका मैग्नीट्यूड है सेम जो कि इस एरिया का मैग्नीट्यूड है, यानी कि डेल्टा एस, और ये परपेंडिकुलर है इस एरिया के, तो ये एक वेक्टर हो गया डेल्टा एस। तो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है डेल्टा आई को, तो लिखेंगे वेक्टर जे डॉट वेक्टर डेल्टा एस, डॉट मीन्स कॉस थीटा, जे डॉट डेल्टा मीन्स जे डेल्टा एस कॉस थीटा। और इसको, ये तो हुआ छोटा सा एरिया के लिए, बड़ा एरिया है तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इसको डेल्टा को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल करंट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी एस। सो इलेक्ट्रिक करंट को में एक चीज ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। इसका मतलब क्या यह वेक्टर है? नहीं, वेक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो एडिशन होता है, करंट का जो एडिशन होता है, वह वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, वो स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड होता है। जबकि जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी जे जो है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस पे एक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक एस.सी. वर्मा का है। बोल रहा है कि एक एरिया आपको दिया हुआ है 1 mm स्क्वायर, और इसमें से टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 6 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये परपेंडिकुलर फ्लो हो रहा है, इस एरिया के परपेंडिकुलर फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट कितना होगा? करंट हमको पता है टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम होता है। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है? इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, दैट इज 6 × 10⁻16, और हर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इतना चार्ज फ्लो हो गया। टोटल टाइम दिया हुआ है आपको यहाँ पे 1 सेकेंड। इसके लिए करंट कितना हो गया? दिस डिवाइडेड बाय दिस, सो 9.6 × 10⁻³ एम्पियर।
और चूंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है, निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज होता है और ये मूव कर रहे हैं लेफ्ट से राइट, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, राइट टू लेफ्ट, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बीम। तो करंट जो है वहां पे यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा। और दूसरा है क्वेश्चन, करंट डेंसिटी कितना होगा। करंट डेंसिटी होता है टोटल करंट बाई टोटल एरिया। टोटल करंट हमने निकाला यहाँ पे 9.6 इंटू 10⁻³ और एरिया हमको यहाँ पे दिया हुआ है 1 mm²। ये हो गया 9.6 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है यह प्रोड्यूस कैसे होता है, हाउ वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, how we can produce electric current. So there are three methods. First is, अगर हम किसी मेटल प्लेट को गर्म करें, हीट करें, हीट करने से क्या होगा, इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वह निकलने लगेंगे बाहर, ये अपने लेयर्स को छोड़ देंगे, सरफेस को छोड़ के बाहर स्पेस में ट्रैवल करेंगे। और हमने पहले देखा है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है या कोई भी चार्ज फ्लो होता है तो दैट इज ओनली कॉल्ड द करंट। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकलने के स्पेस से फ्लो हो रहे हैं, तो अगर कोई क्रॉस सेक्शन एरिया ले लें हम जिसके परपेंडिकुलर हो डायरेक्शन करंट चार्ज का, तो कह सकते हैं इस एरिया से करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। तो यह एक तरीका हुआ कि इसको मेटल प्लेट को हम लोग हीट कर दें। दूसरा तरीका क्या है, किसी केमिकल सॉल्यूशंस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें। इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये केमिकल सॉल्यूशन है, इसमें प्लस और माइनस आयंस होते हैं, प्लस और माइनस आयंस होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव चार्जेस जो है वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो हो जाएंगे सारे पॉजिटिव, और सारे नेगेटिव इधर जाएंगे टुवर्ड्स लेफ्ट, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सारा प्लस चार्ज इधर फ्लो होने लगेगा इस डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज सारा लेफ्ट में फ्लो होने लगेगा। और जैसे ही चार्जेस फ्लो होंगे तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे करंट एस्टैब्लिश हो गया, क्योंकि करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो फ्लो हो रहे हैं राइट डायरेक्शन में, और लेफ्ट में फ्लो हो रहे हैं नेगेटिव चार्जेस। सो करंट इज इन विच डायरेक्शन, करंट इज इन राइट डायरेक्शन अलोंग द पॉजिटिव अपोजिट टू द नेगेटिव, दोनों का फ्लो मिला के करंट हो गया। तो यह एक तरीका हो गया करंट जनरेट करने का। थर्ड तरीका क्या है, जो हम लोग अपने घरों में देखते हैं कि बैटरी से हम लोग करंट जनरेट कर सकते हैं। किसी बैटरी को अगर आप एक कैपेसिटर से कनेक्ट कर देंगे तो कैपेसिटर चार्ज होने के लिए चार्ज क्यू मूव होगा, और जैसे चार्ज क्यू मूव होगा तो कह सकते हैं कि करंट इसमें फ्लो हो रहा है, क्योंकि करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब तक यह प्लेट चार्ज होगा तब तक कह सकते हैं करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वह है ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड। सो किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत फ्री होते हैं। कंडक्टर्स का ये प्रॉपर्टी है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत फ्री होते हैं, क्योंकि जो एटम से बनते हैं कंडक्टर्स, एटम में होता है न्यूक्लियस जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ जो है वह घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका जो बाउंड्रेज होता है पॉजिटिव न्यूक्लियस से वो बहुत ही कमजोर होता है कंडक्टर के केस में। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, ये को थोड़ा सा अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं ये अपने एटम से बाहर निकल जाते हैं। इसके लिए कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री होते हैं। और जो रिमेनिंग मटेरियल होता है इस कंडक्टर में वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज
न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं लैटिस। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बहुत फ्री होते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होते हैं जिसको हम लैटिस बोलते हैं। लैटिस याद रखिएगा, लैटिस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और लैटिस। तो ये पॉजिटिव आयंस होते हैं, बहुत हैवी होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होता है वो मूव करता है। और ये जो पॉजिटिव आयंस प्लस हैं, दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग, वाइब्रेशन होता रहता है इसमें, ये अपने जगह पे वाइब्रेट होते रहते हैं टेम्परेचर के हिसाब से। टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे इस कंडक्टर का, ये जो टेम्परेचर है इस पर डिपेंड करेगा इसका वाइब्रेशन। ये जो पॉजिटिव चार्ज है लैटिस, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, जितना टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे उतना ज्यादा ये वाइब्रेशन होगा इसमें। तो कभी कभी क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे कोलाइड विद दिस आयंस, ये इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री है, मूव कर रहे हैं, तो इससे वो टकरा जाते हैं। और टकराने से क्या होता है, उनका स्पीड और डायरेक्शन में चेंज आता है। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो कुछ यूं हो जाता है, जिगजैग पाथ, एक 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 यूनिफॉर्म वे में नहीं घूम पाते हैं, वो टकरा जाते हैं, बीच बीच में जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं टकरा जाते हैं। इससे उनका जो है मूवमेंट चेंज होता रहता है। सो दे मूव इन ए जिगजैग पाथ। और चूंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं कंडक्टर्स के अंदर, कुछ इधर मूव करेंगे, कुछ इधर मूव करेंगे, अलग अलग डायरेक्शंस में सब मूव करते रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, कोई एक डायरेक्शन नहीं होगा उनका। इसके लिए अगर कोई भी हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लें इसमें, तो एक नेट डायरेक्शन नहीं हो सकता। जितना इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट जा रहा है, उतना ही राइट से लेफ्ट भी जाता रहता है, क्योंकि उनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। इसके लिए करंट जो है वो 0 के बराबर होता है। तो हमने पहले देखा था कि जब भी चार्जेस मूव करते हैं तो करंट होता है। यहाँ पे चार्जेस मूव तो कर रहे हैं, फिर भी करंट 0 क्यों है? क्योंकि नेट चार्ज जो है वो 0 हो जा रहा है। मान लीजिए इस कनेक्टर में कोई एक एरिया हम पकड़ लें डेल्टा एस, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव तो कर रहे हैं, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट भी जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन जो है वो हो जाएगा इस तरफ आई, और जितने इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट जा रहे हैं उतने करंट जो है हम लोग बना सकते हैं इसके अपोजिट में आई। तो एक करंट तो है इस डायरेक्शन में, एक करंट इस डायरेक्शन में, एक है राइट से लेफ्ट, एक है लेफ्ट से राइट। तो नेट करंट कितना हो जाएगा? 0। इसके लिए कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स तो फ्रीली मूव कर रहे हैं, फिर भी करंट नहीं है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। कुछ करंट पॉजिटिव में है, कुछ करंट नेगेटिव में है, इसलिए नेट करंट जो है वो 0 हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, जैसे हम कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो एक डिसिप्लिन आ जाती है, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि करंट जो है उसमें फ्लो होता है। तो अब जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब सब इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है राइट से लेफ्ट मूव करने लगते हैं, तब एक करंट इसमें हो जाता है। तो ड्रिफ्ट स्पीड हम देखेंगे किस स्पीड से ये मूव करते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करते हैं तो फोर्स एक्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स पे इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने जो रैंडमली वो लोग मूव कर रहे थे इधर उधर, उसमें वो उनको एक फोर्स मिलता है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्लोली ड्रिफ्ट कह सकते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं, दे आर ड्रिफ्टिंग स्लोली इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब भी इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं अब पॉजिटिव आयन से, लैटिस से, पॉजिटिवली जो हमने देखा था ना, जो न्यूक्लियस है लैटिस जिनको हम बोलते हैं, उससे जब वो टकराते हैं अब, तो टकराने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फिर से रैंडम डायरेक्शन मूव करते हैं विथ रैंडम स्पीड, लेकिन उसमें उनको एक एडिशनल वेलोसिटी v डैश मिल जाता है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, सो इसके लिए उनको एक लेफ्ट डायरेक्शन में एक एडिशनल वेलोसिटी मिल जाता है v डैश, और ये वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज करता है, क्योंकि जब भी फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। सो टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज करता है, लेकिन जैसे ये फिर टकराता है पॉजिटिव चार्ज से, वो फिर जो है सो वेलोसिटी उसका 0 हो जाता है। सो v डैश जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करता है टाइम के साथ, लेकिन जैसे वो टकराता है लैटिस से, इट अगेन बिकम्स 0, और फिर से वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करने लगता है। और चूंकि टाइम जो है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, ये दो आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं, यहाँ से गए यहाँ टकराए, उसमें जो टकराव में जो टाइम है, उनका बीच का जो टाइम है वो बहुत ही छोटा टाइम है, क्योंकि सब अगल बगल ही रहते हैं पॉजिटिव आयंस। सो जो टाइम है बिटवीन टू कोलिजन्स दे आर वेरी स्मॉल। सो इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत स्लोली और धीरे धीरे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो सरकने लगता है, ड्रिफ्ट करने लगता है। मूव तो करता है लेकिन धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उसको एक गति मिल जाता है। सो दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग slowly and steadily opposite to the applied field. So अगर मान लीजिए वो डिस्टेंस L मूव किया इन टाइम t, अगर कोई इलेक्ट्रॉन L डिस्टेंस ड्रिफ्ट करता है टाइम t में, तो वी डिफाइन ड्रिफ्ट स्पीड vd इक्वल्स टू L बाई टी। अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट x से इलेक्ट्रॉन मूव किया, यहाँ टकराया, यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज था, टकरा के इसका डायरेक्शन इधर गया, यहाँ पे फिर एक पॉजिटिव आयंस था, टकरा गया, फिर ये यहाँ आया, यहाँ फिर टकरा गया, फिर ये यहाँ गया, फिर टकरा गया, फिर यहाँ गया, फिर टकरा गया। इसका डायरेक्शन जो है हमेशा चेंज हो रहा है टकराने के बाद। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं लगाया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मान लीजिए 0 है, फिर टकरा के गया, फिर गया, फिर गया, फिर गया y। ये टकराने के बाद x से y तक मूव किया। वहीं पे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते, तब क्या होता? तब देखते ये ऐसे मूव किया, इधर गया, फिर टकराया, फिर टकराया, फिर टकराया, फिर टकराया, फिर टकराया, फिर टकराया, थोड़ा सा राइट की तरफ मूव हो गया। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि लेफ्ट की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो होगा वो राइट की तरफ होगा। तो अब ये जो डिस्टेंस था ना, ये थोड़ा बढ़ गया, अब ये थोड़ा बढ़ गया, एक्स वाई डैश हो गया। यहाँ पे एक्स वाई था, अभी एक्स वाई डैश हो गया, मतलब ये यहाँ आना था इसको, अब ये यहाँ इतना दूर सरक गया, तो इतना एल डिस्टेंस ये मूव कर लिया। इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, एल बाई टी। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एल डिस्टेंस ड्रिफ्ट हो गया टी समय में, तो हम बोलेंगे ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो एल बाई टी है। तो अगर मान लीजिए बोला है कि एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स इज टाउ, टाउ समय में मान लीजिए जो दो कोलिजन्स के बीच में समय है वो मान लीजिए टाउ है, तो डिस्टेंस जो ड्रिफ्ट हुआ एल ड्यूरिंग दिस पीरियड, टाउ टाइम में जो डिस्टेंस ड्रिफ्ट हुआ वो एक्सपेरिमेंटली देखा गया हाफ ए टाउ स्क्वायर है। तो फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए टाउ एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स है, बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स है। तो जो डिस्टेंस ड्रिफ्ट हुआ इस टाइम में एल में, वो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, वो होता है हाफ ए टाउ स्क्वायर। जहाँ पे ए क्या होता है, ई बाई एम टाउ स्क्वायर। ई हो गया इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, एम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टाउ हो गया टाइम। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, एल इक्वल्स टू हाफ ई बाई एम टाउ स्क्वायर। तो ड्रिफ्ट स्पीड जो वीडी है वो होता है एल बाई टोटल टाइम। तो एल है यहाँ पे हाफ ई बाई एम टाउ स्क्वायर, टोटल टाइम है टाउ, टाउ से टाउ कैंसिल हो गया, ये बच गया हाफ
E/m into tau। सो ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला याद कर लीजिए आप लोग, हाफ E/m into tau, and it is proportional to the electric field E and to the average collision time tau। तो Vd जो है ड्रिफ्ट स्पीड वो प्रोपोर्शनल किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का और कोलिजन टाइम टाउ का। ये याद रखना है हमको। जो रैंडम मोशन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, अभी देखा हमने, जो कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उनका जो रैंडम मोशन था, किधर किधर भी घूम रहे थे इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो रैंडम मोशन था उसके वजह से कुछ भी ड्रिफ्ट में कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। सो एवरेज कोलिजन टाइम कांस्टेंट होता है, एवरेज कोलिजन टाइम जो कांस्टेंट होता है एट ए गिवन टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पे जो कोलिजन टाइम टॉ होता है वो कांस्टेंट होता है। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है किसी कंडक्टर में, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि Vd इक्वल टू जीरो, वो रेस्ट में रहेगा। एक्चुअली रेस्ट में है नहीं, वो मूव कर रहा है लेकिन ड्रिफ्ट नहीं कर रहा है। So they are not drifting. So we can say Vd equals to 0। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाई करेंगे तब उसमें ड्रिफ्ट स्पीड आ जाएगा Vd, and that equals to how much? We have seen here it is charge of electron E into tau divided by 2m into E। इसको लिख सकते हैं K into E। K is a constant, E is electric field। K equals to E tau by 2m। So drift speed is directly proportional to the electric field at a constant temperature। constant temperature पे tau जो है टाइम वो भी constant है। तो ये K है वो डिपेंड करेगा कंडक्टर के मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। अब इसमें हम देखेंगे कि एक कंडक्टर हमको दिया हुआ है, यह इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे इस डायरेक्शन में है, सो ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो अपोजिट हो जाएगा। यह एक लेंथ लिया गया Vd इंटू डेल्टा टी। तो अब हम लोग देखेंगे रिलेशन क्या है करंट डेंसिटी J में और ड्रिफ्ट स्पीड Vd में। तो यह एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर लिया गया, यहाँ पे सिलिंड्रिकल कंडक्टर लिया गया, यहाँ पे यह सिलिंड्रिकल कंडक्टर यहाँ पे लिया गया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E एग्जिस्ट कर रहा है। एक लेंथ इसका जूम कर लीजिए Vd इंटू डेल्टा टी। ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम ये कितना हो गया, एरिया इंटू लेंथ। सो Vd इंटू डेल्टा टी इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन। इसमें अगर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम अगर n दिया हुआ है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इस पोर्शन में कितना होगा, n जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम में। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इस वॉल्यूम में कितना होगा, n इंटू दिस। सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स in this volume is how much, n into a into Vd into delta t is the total number of electrons। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया A को क्रॉस कर रहे हैं, कितने समय में, डेल्टा टी समय में। सो कह सकते हैं जो टोटल चार्ज डेल्टा क्यू है वह डेल्टा टी समय में कितना फ्लो हुआ, टोटल चार्ज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज E। सो टोटल चार्ज कितना फ्लो हुआ, n इंटू
A into VD into delta T into E is your total charge। तो करंट क्या होता है? चार्ज बाई टाइम। चार्ज इतना है, टाइम इतना है, डिवाइड कर देंगे डेल्टा टी से, तो बच जाएगा कितना? N इंटू ए इंटू वी डी इंटू ई, एन ए वी डी इंटू ई। तो ये एक फॉर्मूला हमको मिला, I इक्वल्स टू एन ए वी डी इंटू ई। What is current density? Current density is nothing but I by area. So this is NVD into E. So we can write another formula, current density equals to NE into VD. यहाँ पे दो फॉर्मूला हमने देखा, करंट और VD का रिलेशन, I इक्वल्स टू एन ए वी डी इंटू ई, ये याद कर लीजिए। दूसरा है करंट डेंसिटी N इंटू ई इंटू वी डी, ये याद कर लीजिए। अब इस पे एक हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अगेन कंसेप्ट ऑफ फेज सी वर्मा का न्यूमेरिकल है। पूछ रहा है कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड वीडी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट एग्जिस्ट्स इन ए कॉपर वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 2 mm²। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है 8.5 इंटू 10⁻²2। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। So we know current density equals to होता है, अभी देखा था हमने, NE into VD। What is VD? J upon NE। What is J? I by area। करंट दिया हुआ है आपको 1 एम्पियर, एरिया दिया हुआ है 2 mm²। सो 2 mm² मतलब इतना हो गया, और n दिया हुआ है 8.5 इंटू 10⁻²2 पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब, so -2 क्यूब, एंड E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट 036 mm/s। तो हम देख सकते हैं ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो कितना छोटा होता है, ड्रिफ्ट स्पीड इज वेरी स्मॉल। See what is called the Ohm's law, very important, Ohm's law। जो दो इक्वेशन हमने देखा था इससे पहले, एक था VD इक्वल्स टू E tau बाई 2m इंटू E, यह देखा था हमने, E tau बाई 2m इंटू E। और दूसरा देखा हमने J इक्वल्स टू NE इंटू VD। इन दोनों की मदद से हम लोग एक नया क्वेश्चन बनाएंगे। J बराबर यहीं से लेते हैं NE और VD यहां से लेते हैं E tau बाई 2m इंटू E। दिस इक्वल्स टू सिग्मा E। सिग्मा क्या है? NE² tau बाई 2m। और ये जो सिग्मा है यह डिपेंड करता है मटेरियल क्या है और टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर पे ये टाउ डिपेंड करेगा, टाइम ऑफ कोलिजन। तो ये जो सिग्मा है यह डिपेंड करता है आपको दो चीज़ों पे, मटेरियल क्या है और टेम्परेचर क्या है, इस पे सिग्मा डिपेंड करता है। और इस सिग्मा को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और इस इक्वेशन जो बन गया यहाँ पे, दैट इज J इक्वल्स टू सिग्मा I, इसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, J इक्वल्स टू सिग्मा I। तो ये सिग्मा को अगर उल्टा कर दें, 1 बाय सिग्मा कर दें, तो दिस इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। तो ओम्स लॉ से हमको यह पता चलता है कि जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल जो है या रेसिस्टिविटी जो है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता है।
जो यह सिग्मा है कंडक्टिविटी, दिस डजंट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे नहीं आया। तो हम कह सकते हैं कंडक्टिविटी या रेसिस्टिविटी जो है वो इंडिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये याद रखना है हमको। The sigma electric conductivity is independent of electric field because in this equation there is no electric field. और ओम्स लॉ का एक दूसरा रूप हम देखेंगे अब। मान लीजिए एक कंडक्टर दिया हुआ है जिसका कि लेंथ है L, लेंथ है L और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो है A, इसका जो एरिया दिया हुआ है वो है A। अब पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए इसमें अप्लाई करते हैं एक बैटरी को जोड़ के, पोटेंशियल हमने अप्लाई कर दिया V, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसमें आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशनशिप है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, V/L होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V है, डिस्टेंस L है, तो E = V/L। और अगर करंट जो है इस कनेक्टर में I फ्लो हो रहा है, I, तो करंट डेंसिटी क्या होगा, I/A होगा। ओम्स लॉ होता है सिग्मा इंटू ई, अभी भी देखा हमने। तो इससे अब ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, J बराबर I/A, J बराबर I/A। अब ये ओम्स लॉ देखा था हमने, अब इसी से एक दूसरा ओम्स लॉ आएगा, दूसरा फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ आएगा। J बराबर I/A, सिग्मा E बराबर V/L। तो इससे हम देखेंगे कि V बराबर होता है वो कितना हो जाता है, 1/सिग्मा L I/A। यहीं से इसी V के L इधर गया, सिग्मा नीचे आ गया और ये आ गया। और V बराबर जो 1/सिग्मा है Li/A है, V बराबर 1/सिग्मा Li/A है। 1/सिग्मा क्या होगा, रेसिस्टिविटी, because this is conductivity, so 1/conductivity is resistivity, so we can write here resistivity L/A into I। तो V बराबर, इसको जो रो L/A है इसको लिख देंगे R into I। ये एक फेमस ओम्स लॉ है, रूप इसका जो फॉर्म है ये फेमस ओम्स लॉ है, V = IR। तो यहाँ पे R क्या हो गया, रेसिस्टेंस बराबर हो गया रो इंटू L/A। This is called resistance. This is called resistance of the conductor। और इसको अगर उल्टा कर दें 1/R कर दें तो ये हो जाएगा कंडक्टेंस। तो दो चीजें हैं, एक है कंडक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, इसको उल्टा कर देंगे तो रेसिस्टिविटी, और दिस इज द रेसिस्टेंस, इसको उल्टा कर देंगे तो कंडक्टेंस। तो ये जो इक्वेशन बना that is V = IR, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ जो कि बहुत ही यूज होता है। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस जो होता है वो होता है ओम, ओम, दिस इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, इसका सिंबल होता है ये। तो किसी भी ऑब्जेक्ट जो कि कंडक्टिंग मटेरियल्स का बना होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कंडक्टिंग मटेरियल्स का बना होता है और उसमें अगर रेसिस्टेंस होता है तो उसको हम बोलते हैं रेसिस्टर। रेसिस्टर, रेसिस्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, मतलब कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल में अगर रेसिस्टेंस है तो उसको हम बोलेंगे रेसिस्टर। तो ये जो R = रो L/A है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। रेसिस्टेंस बराबर रेसिस्टिविटी इंटू L/A। इससे यूनिट ऑफ
रेसिस्टिविटी हम निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, A/L इंटू आर। ए का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, एल का होता है मीटर, इसमें होता है ओम, ये कट गया, तो यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या हो गया, ओम मीटर, ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी हो गया ओम मीटर, तो कनेक्टिव इसका उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा ओम मीटर का इनवर्स, या फिर यूं कहें मो पर मीटर, ओम का उल्टा मो मीटर। ये याद रखने के लिए है कि रेसिस्टिविटी का यूनिट हो गया ओम मीटर, कनेक्टिविटी का यूनिट हो गया मो पर मीटर या फिर ओम मीटर इनवर्स। अब इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कंसेप्ट ऑफ फेज रिसीवर वहां का। कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम वायर ऑफ लेंथ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 2 mm स्क्वायर। रेसिस्टिविटी दिया हुआ है 2.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। निकालना है रेसिस्टेंस, वेरी सिंपल, R कुछ 2 इंटू एल बाई ए, रो आपको पता है 2.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। लेंथ दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो हो गया -10 -2, और एरिया है 2 mm स्क्वायर, 10⁻³ स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0065 ओम। तो ओम्स लॉ हमको यहाँ पे दो मिला, एक है J बराबर सिग्मा इंटू ई, एक है V इक्वल्स टू I इंटू आर। तो हमने इसमें जो डिराइव किया है क्वेश्चन, इसमें हमने बहुत सी एजम्पशंस किया है, बहुत सा हमने इसमें माना है कुछ चीज़ों को, जो कि आइडियल केस में ही होता है, रियल में नहीं होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्री बिहेवियर पे हमने कुछ एजम्पशन किए हैं। ये सब एजम्पशन जो है वो सेमीकंडक्टर्स के केस में, सेमीकंडक्टर्स के केस में, या फिर इंसुलेटर्स के केस में, या फिर सॉल्यूशंस के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। इसके लिए ओम्स लॉ जो है हम लोग इन तीनों में नहीं लगा सकते हैं। ये जो V इक्वल्स टू आई आर है, ये केवल लगेगा कंडक्टर में या रेसिस्टर में, सेमीकंडक्टर में, इंसुलेटर में, सॉल्यूशन में ये नहीं लगेगा, ये याद रखना है। तो इसके साथ ही आज का हम क्लास यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।